सो गाइस, ये है हाउ अ रियलिस्ट हीरो रीबिल्ट द किंगडम का एपिसोड 1। सो इस कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया में एक राज्य का सीन दिखाया जाता है और उस राज्य के जो राजा थे वो काफी चिंतित लग रहे थे और उसके साथ ही जो उनके दूसरे एडवाइजर्स थे वो भी काफी ज्यादा चिंतित लग रहे थे और वो सभी एक ही बात बोल रहे थे कि हम अब क्या करें। तभी जो राजा का मेन एडवाइजर होता है वो खड़ा होता है और राजा से बोलता है कि अब हमारे पास हीरो को समन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वहीं हमारी दुनिया में हम हमारे मेन कैरेक्टर को लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसके बाद जो दूसरी दुनिया के जादूगर होते हैं वो हीरो को समन करने के जो रिचुअल होता है उसे करने लगते हैं। उसके बाद उनका हीरो समनिंग रिचुअल स्टार्ट हो जाता है एंड इससे उस पैलेस में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस पूरे राज्य के चारों ओर एक स्पेल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारी दुनिया में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस बुक को फिर से रखने के लिए जा रहा था, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक गोल सर्कल क्रिएट हो जाता है। हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल में वो वहां से गायब हो जाता है एंड वो आ गया था दूसरी दुनिया में, लेकिन वो आसमान से जमीन में गिर रहा था और वो ऊपर से सीधे नीचे गिरता है उन जादूगरों के पास। और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो दिखता है कि भैया मैं हूँ कहाँ पर। एंड जो जादूगर थे उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक हीरो को दूसरी दुनिया से समन कर लिया है। एंड उसके कुछ देर बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर काजुया होता है वो पैलेस में आ गया था। जो बाकी लोग थे वो उसे घूर रहे थे। जब काजुया राजा के पास आता है तो राजा उसे देखकर बोलते हैं कि वाह एक हीरो, हमारे बुलाने पर आने के लिए थैंक यू। सो काजुया बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ पर अचानक ही सम्मन कर लिया गया। उसकी ये बात सुनकर राजा उससे पूछता है कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ अचानक सम्मन कर लिया। सो काजुया बोलता है कि पहले मुझे यहाँ की पूरी सिचुएशन बताओ एंड सब कुछ जानने के बाद मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। देखो दोस्तों, मुझे तो ये राजा खुद एक टोपा लग रहा है और काफी ज्यादा घबराया हुआ भी है। और वो काजुया को एक्सप्लेन करने लगता है कि ये है सुपर कॉन्टिनेंट लैंडिया और यहाँ पर इंसानों के अलावा और भी नस्लें होती हैं जैसे एल्व्स, ड्वार्फ्स और ड्रैगन वैट्स और उनकी छोटी बड़ी साइज की कंट्रीज भी होती हैं। लेकिन 10 साल पहले अचानक ही नॉर्दर्न मोस्ट एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट में एक वॉइड अपीयर हो गया जिसे डीमन वर्ल्ड कहते हैं और नॉर्थ के साइड जो भी कंट्रीज होती हैं उन पर उन डीमंस ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। जो ग्रांड चाओज एम्पायर है कॉन्टिनेंट में जिसकी लार्जेस्ट टेरिटरी है और दूसरे राज्य, उन सभी ने मिलकर डीमंस पर हमला किया, लेकिन वो सभी हार गए और इस लड़ाई में इन नेशंस ने अपने मेन मिलिट्री फोर्सेस को खो दिया और अब वो उन डीमंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब उनमें इतनी ताकत नहीं है। और जो डीमन वर्ल्ड है उसने कॉन्टिनेंट के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अभी के टाइम पर इस टेरिटरी को डीमन लॉर्ड्स डोमेन बोलते हैं। और जो यूनियन ऑफ ईस्टर्न नेशंस है वो इतने बड़े नुकसान के बाद डिवाइड हो गई और जितने भी इंसानों के नेशंस थे वो जैसे तैसे उसके बाद अपने राज्य को चला पा रहे हैं। सो राजा की इतनी बात सुनकर जो काजुया होता है वो बोलता है कहीं आप मुझसे ये तो नहीं बोलने वाले कि ना कि मैं उन मॉन्स्टर्स से फाइट करूं और इन डीमंस को मारूं। हाँ, राजा हिचकिचाते बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ एग्जैक्टली तो नहीं है और वो अपने मेन एडवाइजर को इशारा करता है। सो वो बोलता है मेन एडवाइजर हीरो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कहना। उसके बाद हमें ग्रांड चाओ एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये उनकी कैपिटल सिटी है वेलोइस और वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शायद से कोई जनरल है। वो बोलती है इस वक्त तो डीमन लॉर्ड्स डोमेन में कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं हो रही है जिससे हमें डरने की जरूरत हो, लेकिन जो हमने अपनी फोर्सेस हैं वो बॉर्डर के आसपास लगा रखी हैं जिनसे हमें पल पल की खबर मिल रही है। और वहाँ बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा मोरल वैल्यू वाले हैं, लेकिन वहाँ बॉर्डर पर लगे होने की वजह से जो उनके फीस है ना उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं वो लोग और ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और बोलती है और इसके अलावा जो हमारा दूसरा मैटर है जो हमने एल्फ्राइडन किंगडम को रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें हमने कहा है कि वो भी वॉर के लिए फाइनेंशियली हमारा सहयोग करें, उसकी डेडलाइन आ रही है और उन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और यहाँ पर हम काजुया को देखते हैं जो बोलता है आप लोग मुझे एम्पायर की ओर से फाइनेंशियल एड के बदले उन्हें दे दोगे। हाँ, तभी किंग काजुया के पास आके बोलता है कि आप हमें इसके लिए माफ कर दीजिए। और तभी किंग का मेन एडवाइजर भी बोलता है कि करेंटली जो ग्रांड चाओस एम्पायर है उन्हीं का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है डीमन लॉर्ड के डोमेन के साथ और उनके एफर्ट्स की वजह से जो हमारा एल्फ्रेडन किंगडम है उसे भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से ग्रीन चाओस एम्पायर को फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए उन सभी कंट्रीज से जो कंट्रीज डीमन लॉर्ड्स डोमेन के साथ एक बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। सो काजुया बोलता है आपका ये काम तो पैसों के द्वारा भी हो सकता है और उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने से तो ये कई गुना बेहतर है कि आप उन्हें फाइनेंशियली सहयोग दें। किंग बोलता है लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं। मेन एडवाइजर तभी बोलता है जो डीमन लॉर्ड का डोमेन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से जो रिफ्यूजीज हैं वो हमारे राज्य में शरण लिए हुए हैं एंड उनके खाने के लिए हमने बहुत सारा पैसा खर्च
खर्च कर दिया है, इसी वजह से हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं और पैसे ना होने की वजह से ही हमने आपको हमारे इस राज्य में सम्मन किया है ताकि हम एक सम्मन हीरो को ग्रांड चाओस एम्पायर भेज दें। तभी हमारा काजुया गुस्से में बोलता है कि तुम्हें अपनी खुद की बेटियों को बेच देना चाहिए अपना कर्जा चुकाने के लिए, समझे। और वहाँ पर काजुया उनसे ये पूछता है कि एक बार जब मैं उस एम्पायर में चला जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। सो राजा बोलता है कि वैसे हमें श्योरली तो नहीं पता। उसके बाद काजुया पूछता है आखिर एक हीरो क्या होता है। हाँ, सो मेन एडवाइजर बताता है ऐसा कहा जाता है कि एक हीरो ऐसा पर्सन होता है जो नई जनरेशन में एक रिवॉल्यूशन लाता है। उसकी बात सुन के काजुया बोलता है ये तो बिल्कुल अस्पष्ट है। तो मेन एडवाइजर बोलता है कि हमारी खुद की इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है। सो तभी काजुया बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ जो दूसरे एम्पायर के लोग हों वो मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें ये जानने के लिए कि आखिर एक हीरो कैसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। हाँ, सो मेन एडवाइजर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसा करें, लेकिन उन्हें क्लियरली पता नहीं होता, शायद से वो ऐसा कर सकते हैं। उनका एक्सप्रेशन देखकर काजुया सोचता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं लगता है। एंड उसके बाद काजुया बताता है हमें मेरा लाइफ प्लान था कि मैं एक लोकल सिविल सर्वेंट बनूं, लेकिन अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और यहाँ पर मेरी जान को खतरा है कि ये लोग मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट ना कर दें। वैसे मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन करना कहने से बहुत ज्यादा आसान है और मेरे भागने के बाद अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसका मतलब अब मैं जो भी कहूंगा उसी के आधार पर मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। उसके बाद काजुया किंग से पूछता है कि उन्होंने जो असिस्टेंस की रिक्वेस्ट भेजी है क्या वो सिर्फ एक ही बार भेजने तक लिमिटेड है। सो किंग बोलता है कि हाँ, लेकिन मेन एडवाइजर बोलता है कि जब तक उनकी मॉन्स्टर से फाइट होती रहेगी तब तक उनकी असिस्टेंस की रिक्वेस्ट बार बार आती रहेगी। उसके बाद काजुया उनसे एक और बात पूछता है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे समन किया है यानी हीरो समनिंग करके, क्या वो इसी रिचुअल को फॉलो करके कई सारे लोगों को इस दुनिया में समन कर सकते हैं। सो तभी मेन एडवाइजर बोलता है कि हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार जो लास्ट हीरो है उसे करीब 500 साल पहले समन किया गया था। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि एक हीरो को समन करना इतना आसान होता होगा। उसकी बात सुन के काजुया बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब मैं ही इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में है इस वक्त। और वो राजा से ये बोलता है कि अगर आप इस वक्त मुझे दूसरे एम्पायर को दे दोगे तो ये आपके लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। एंड उनका एक्सप्रेशन देखकर काजुया सोचता है कि ये काम कर रहा है। और काजुया उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें कंट्रीज की फाइनेंसेस का एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए और हमें हमारे किंगडम को इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि वो इनकी इंपीरियल डिमांड्स को रिजेक्ट कर सके। उसकी बात सुन के राजा और उसका मेन एडवाइजर काफी हैरान होते हैं और तभी काजुया ये बोलता है कि मुझसे ये कहा गया था कि जो हीरोज होते हैं वो न्यू जनरेशन में एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। और वहाँ पर काजुया बोलता है कि शायद से अगर हम कोशिश करें तो हम इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं जो सब कुछ सही कर देगा। उसके बाद हम काजुया को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं जो सोच रहा था मैंने ये बोल तो दिया लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मुझे पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर से ढूंढना होगा। उसके बाद काजुया बोलता है कि क्या पहले मुझे कंट्री के फाइनेंशियल्स के बारे में बता सकते हैं, मुझे बजट रिपोर्ट्स चाहिए और आपकी इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक डाटा और आपकी कंट्री में किन किन चीजों का आदान प्रदान होता है उसका भी। और जो क्वीन होती है वो मेन एडवाइजर से सारा डाटा लाने को बोलती है। एंड उसके बाद जो मेन एडवाइजर और काजुया होते हैं वो लगातार 3 दिन और रात तक सारी बजट रिपोर्ट्स की जांच करते रहते हैं। एंड उसके बाद अगले दिन हम काजुया को देखते हैं जो बेचारा कई दिनों से सोया नहीं था और वहाँ पर जो किंग थे वो एक अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो बोलते हैं मैं एल्बर्ट एल्फ्रेडन किंगडम का 13वां राजा अपने राज्य की राज्य गद्दी को सम्मानित हीरो सोमा काजुया को सौंपता हूँ और उसे इस राज्य का नया राजा घोषित करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर काजुया बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जो क्वीन होती है वो भी काजुया की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पर जो किंग होता है वो काजुया के साथ अपनी बेटी लिसिया एल्फ्रेडन की एंगेजमेंट को भी अनाउंस कर देता है। काजुया के साथ साथ जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है अप्रैल 1546 को एल्फ्रेडन किंगडम की राजगद्दी सोमा काजुया को सौंप दी गई। और ये जो खबर है वो थोड़ी ही देर में 3 ड्यूकडम्स के पास भी पहुंच गई, द ट्रियो ऑफ ड्यूक्स जो किंगडम की आर्म फोर्सेस के हेड हैं। उसके बाद हम वार्गस ड्यूची रेड ड्रैगन सिटी को देखते हैं जहाँ का जो किंग होता है वो बोलता है एल्बर्ट ने अपने कदम पीछे रख लिए हैं। और वहाँ जो उसका पता नहीं कौन है वो बताता है कि उन्होंने अपनी राजगद्दी भी सम्मन हीरो सोमा को सौंप दी है। उसके बाद हम वाटर ड्यूची लागून सिटी में वहाँ की क्वीन को देखते हैं जिन्हें ये खबर मिल गई थी कि एल्फ्रेडन किंगडम का नया राजा सोमा काजुया है। उसके बाद हम कारमाइन ड्यूची रैंडेल को देखते हैं और वहाँ का जो किंग था उसे जब ये न्यूज पता चलती है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस लिसिया को ये न्यूज कुछ खास पसंद आएगी। उसके बाद हम प्रिंसेस लिसिया को देखते हैं जो घोड़े पर अपने राज्य वापस आ रही थी और वहीं महल में जो किंग एंड क्वीन होते हैं वो मस्त रोमांस, मेरा मतलब प्यार भरे लम्हे बना रहे थे।
और तभी वहां पर आ जाती है लीसिया एल्फ्रेडन, जो अपने पापा से पूछती है कि आखिर आपने अपनी राजगद्दी उस समन हीरो को क्यों सौंप दी। सो किंग बोलता है कि ये मैंने अपनी खुद की मर्जी से किया है, खुशी खुशी। लीसिया बोलती है लेकिन अचानक क्यों। सो किंग बोलता है कि वो मुझे एक ज्यादा सूटेबल पर्सन लग रहा है जो एक अच्छा किंग साबित होगा। सो तभी लीसिया पूछती है कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी एंगेजमेंट उसके साथ कैसे तय कर दी। सो किंग बोलता है कि तुम दोनों ये खुद ही डिस्कस कर लेना आपस में। सो लीसिया बोलती है कि मम्मी। सो जो क्वीन होती है वो भी बोलती है कि एक बार तुम काजुया सामान से मिल लो, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद लीजिया काजुया से मिलने के लिए जा रही होती है। उस टाइम पर वो सोच रही होती है आखिर उनके कहने का मतलब क्या था कि हम दोनों खुद ही ये डिस्कस कर लें, ये जो लड़का है वो हमारे राज्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर काजुया होता है। सो हम देखते हैं काजुया बहुत सारा पेपर वर्क कर रहा होता है और जैसे ही लीसिया आती है काजुया उससे पूछता है कि हे क्या तुम्हें पढ़ना आता है। हाँ। सो लीसिया बोलती है कि क्या तुम मुझे एक बेवकूफ समझते हो, मैंने एजुकेशन ली है। सो काजुया से एक दो सिंपल मैथमेटिक्स के सवाल पूछता है जिनका वो बौखला बौखला के सही जवाब दे देती है। ये देखकर काजुया उससे बोलता है तो मेरा भी ये पेपर वर्क में थोड़ा काम करवा दो। और काजुया की हालत से हम समझ पाते हैं कि बेचारा बिल्कुल भी नहीं सोया है अभी। काजुया को लग रहा था कि लीसिया कोई एरी गैरी नथु गैरी है। सो लीसिया बताती है कि मैं इस राज्य के राजा की बेटी लीसिया एल्फ्रेडन हूँ, मेरा मतलब पिछले राजा की बेटी। काजुया देखता है प्रिंसेस। लीसिया बोलती है क्यों, मैं प्रिंसेस की तरह नहीं लगती। काजुया बोलता है नहीं तुम ये मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए हो ना इसीलिए। सो लीसिया बताती है कि मुझे ड्यूक कार्माइन की आर्मी में अंडर कमांड तैनात किया गया है और मैं अपना बाकी सब काम कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ जल्दबाजी में आई हूँ। सो काजुया वहाँ बताता है कि मैं सोमा काजुया हूँ और अच्छे या भले के लिए, लेकिन अब मैं ही राजा हूँ। सो लीसिया बोलती है लेकिन अब मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ क्योंकि तुमने राजगद्दी जो छीन ली है। सो काजुया बोलता है कि छीनी नहीं है, तुम्हारे पिता ने मुझे थोप दी है तुम्हारी राजगद्दी। सो लीसिया वही बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक समन हीरो हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक से तुम राजगद्दी पर कैसे बैठ गए। काजुया बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड उसके बाद काजुया बोलता है कि मैं हर एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट चेक कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में सब कुछ फाइनेंशियली मैनेज है या नहीं। उसके बाद लीसिया काजुया से माफी मांगती है उसके भद्दे बर्ताव के लिए। सो काजुया बोलता है कि तुम भी तो यहाँ पर एक विक्टिम हो, इसीलिए माफी मत मांगो। लीसिया बोलती है कि जो हमारी एंगेजमेंट है वो। तो तभी काजुया बोलता है तुम्हें हमारी एंगेजमेंट के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे कैंसिल कर सकती हो और जो राजगद्दी है मैं उस पर कुछ टाइम के लिए रहूंगा जब तक मैं फाइनेंशियली इस राज्य को सही से ठीक नहीं कर देता, और कुछ सालों बाद मैं खुद ही राजगद्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे किंग बनने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस इस कंट्री के जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन्हें सही करना चाहता हूँ और बाकी की सारी चीजें मैं जनता जनार्दन पर छोड़ दूंगा। सो तभी लीसिया खड़ी होती है और बोलती है कि तुमने कहा कि तुम कुछ सालों में राजगद्दी छोड़ दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ सालों में इस राज्य की फाइनेंशियली इतनी मदद कर लोगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, और आखिर हम ग्रांड चाओज एम्पायर में हमारे फाइनेंशियल एड में क्या देंगे। हाँ। सो काजुया बोलता है कि वो मैंने पहले ही सिक्योर कर लिया है। और दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ राज्य के ऐसे खजाने थे ना जैसे हीरे जवाहरात, वो काजुया बेच चुका था इस लड़की को जिसको तुम इस वक्त देख रहे हो। और जो लड़की थी वो बोलती है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये लोग समवन हीरो को एक नया राजा ही बना देंगे। और जब लीसिया को ये बात पता चलती है कि उसने नेशनल ट्रेजर्स बेच दिए हैं तो वो काफी हैरान होती है और वो बोलती है कि जो नेशनल ट्रेजर्स होते हैं वो पूरी कंट्री के होते हैं, तो मैंने ऐसे ही नहीं बेच सकते। सो काजुया बोलता है कि अगर वो पूरी कंट्री को बिलोंग करते हैं तो वो इस वक्त कंट्री में ही हैं और मैंने उन्हें कंट्री की लिए ही बेचा है। सो लीसिया बोलती है लेकिन उसमें तो बहुत सारे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल पीसेस भी हैं। सो काजुया बोलता है मैंने उन्हें अभी अपने पास ही रखा हुआ है। उसके बाद वो बताता है उसने ABC 3 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए में हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेजर्स हैं और जो ट्रेजर्स हिस्टोरिकल और कल्चरल नहीं हैं वो ग्रुप बी में हैं और बाकी की बची हुई चीजें ग्रुप सी में हैं। सो मैंने ग्रुप बी की ही चीजें बेची हैं। ग्रुप ए में ऐसी एंटिक चीजें हैं जो म्यूजियम में रखी जा सकती हैं और कीमती होती हैं और ग्रुप सी में मैजिक स्टफ वाली चीजें हैं, मैजिकल बुक्स, मैजिकल वेपन्स। इसीलिए मैंने उन्हें बेचा नहीं, उन्हें सही सलामत रखा हुआ है। लेकिन वो जो चीजें हैं ना वो काफी अच्छी महंगी बिकेंगी, क्या मैं बेच सकता हूँ? लीसिया बोलती है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमें वॉल्टर डुची लागून सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उस क्वीन को देखते हैं जो कि शायद से एक जल परी है और वहाँ उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिससे वो बोलती है उन्होंने राजगद्दी को समवन हीरो को सौंप दिया है और मैं देखना चाहती हूँ कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद वो बोलती है वैसे कानारिया तुम जाओ और खुद अपनी आंखों से देखो कि ये जो नया किंग है वो कैसा है। उसके बाद फिर से हम काजुया और लीसिया को देखते हैं जहाँ पर लीसिया काजुया से पूछती है कि क्या उसने उस एड मनी को एम्पायर तक पहुँचा दिया है। काजुया बताता है कि नहीं, मैंने कहा है कि हम आखिरी दिन तक उनका सहयोग का पैसा उन्हें दे देंगे। वैसे हम ये पैसा हमारी मिलिट्री फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी लगा सकते हैं। उसके बाद काजुया स्टाइल में बोलता है कि मैं इस राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन को इतना अच्छा बना दूंगा कि फिर हमें किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने होंगे और वैसे भी टाइम इज मनी। उसके बाद काजुया बोलता है कि सबसे पहले हमें रिफ्यूजी इश्यूज और फूड शॉर्टेज
दिक्कत को दूर करना होगा, क्योंकि हमारे खुद के लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भले से ही हमारी मिलिट्री फोर्सेस कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो। सो लिसिया बोलती है कि हमारे राज्य के लोग हमारे राज्य से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारा विद्रोह कभी नहीं करेंगे। सो काजुया बोलता है अगर किसी का पेट बिल्कुल खाली हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे भी तुम दूसरों की मदद तो तब करोगे ना जब तुम खुद परेशानी में ना हो, है ना। तो उसकी ये बातें सुनकर लिसिया बोलती है कि तुम ना बहुत बड़े वाले रियलिस्ट हो। काजुया बोलता है कि हाँ शायद हूँ। तो और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।